तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। 17 मई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनॉम ने अचानक एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। अब ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक ऐसा ग्लोबल अलर्ट है जो पूरी दुनिया के हेल्थ सिस्टम्स को एक झटके में अलर्ट मोड पर डाल देता है। और इसकी वजह कॉन्गो में एबोला वायरस का एक नया और बेहद खतरनाक आउटब्रेक। इस एक डिक्लेरेशन ने सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बेचैनी पैदा कर दी है। ट्रैवल स्क्रीन्स अचानक से बढ़ा दी गई हैं और साइंटिस्ट दिन रात एक कर रहे हैं। लेकिन आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इसकी तह तक जाएंगे। आखिर ये आउटब्रेक इतना खतरनाक क्यों है, और सबसे जरूरी बात, क्या ये अफ्रीका से निकलकर बाकी दुनिया में फैल सकता है? आइए समझते हैं। अब एक सवाल जो किसी के भी जहन में आएगा, सिर्फ 80 मौतें? अगर हम पिछली बार की इबोला लहरों को देखें, जैसे 2000, 2014 या 2018 में, तब लगभग 14,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? जब पहले इतने बड़े आउटब्रेक्स पर इतनी जल्दी पैनिक नहीं हुआ, तो अब सिर्फ 80 मौतों पर WHO ने तुरंत ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का बटन क्यों दबा दिया? असल में इसका जवाब मौतों के इस नंबर में नहीं छिपा है। इसका जवाब छिपा है वायरस के टाइप में, और उस जगह में जहां तक ये वायरस अब पहुंच चुका है। तो चलिए सबसे पहले इस दुश्मन को पहचानते हैं। यहाँ दो अलग अलग इबोला वेरिएंट्स का आपस में कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो पुराना वेरिएंट था ना, जिसे जायरे कहा जाता है, वो भी जानलेवा था, लेकिन हमारे पास उससे लड़ने के लिए एक हथियार ज़रूर था, इरवेबो नाम की एक वैक्सीन होने की वजह से सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में थी। पर अभी जिस वेरिएंट ने दस्तक दी है उसका नाम है बुंदीबुग्यो। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस बुंदीबुग्यो वेरिएंट के लिए दुनिया में फिलहाल कोई वैक्सीन नहीं है, ज़ीरो। बिना किसी शील्ड के ये नया वेरिएंट एक बिल्कुल आज़ाद और बेकाबू खतरे की तरह घूम रहा है। 50%, ये कोई मामूली स्टैटिस्टिक्स नहीं है। ये इस बुंदीबुग्यो वेरिएंट का मोर्टेलिटी रेट है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये वायरस हर 2 में से 1 मरीज की जान ले ही लेता है, और कुछ केसेस में तो मौत का ये आंकड़ा 70 से 80% तक भी देखा गया है। ये करता क्या है? ये वायरस बहुत ही अग्रेसिव तरीके से सीधे इंसान की इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। ये वाइटल ऑर्गन्स को शट डाउन करने लगता है, जिसकी वजह से पूरे शरीर के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। शुरुआत में लगेगा जैसे कोई आम बुखार हो, लेकिन देखते ही देखते डायरिया, उल्टी, मसूड़े से खून आना और शरीर पर रैशेस शुरू हो जाते हैं। सिर्फ 5 से 10 दिन और ये मरीज के लिए जानलेवा साबित हो जाता है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये कहानी शुरू होती है 24 अप्रैल को, जब उत्तर पूर्वी कांगो के बुनिया इलाके में पहला मरीज सामने आया। सिर्फ 3 दिन बाद 27 अप्रैल को उस मरीज की मौत हो गई, और फिर मई के दूसरे हफ्ते तक ये वायरस इतूरी प्रोविंस में किसी जंगल की आग की तरह फैल चुका था। सोचिए, ये एक बेहद छोटे रूरल इलाके से शुरू हुआ था, लेकिन इसके फैलने की स्पीड ने वहाँ के लोकल मेडिकल सिस्टम को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। पर ये इतनी तेजी से फैला कैसे? यहाँ एक बहुत ही सेंसिटिव लेकिन ज़रूरी बात सामने आती है कि कैसे कभी-कभी हमारी अपनी सदियों पुरानी परंपराएं अनजाने में वायरस के फैलने का जरिया बन जाती है। हुआ ये कि जब उस पहले मरीज की मौत हुई तो अफ्रीकन परंपरा के हिसाब से अंतिम संस्कार के लिए काफ़ी लोग जमा हुए। इस रिचुअल में मृतक के शरीर को नहलाने की एक रस्म होती है। अब याद रखिए, कोविड की तरह एबोला हवा से नहीं फैलता। ये फैलता है इन्फेक्टेड फ्लूइड्स के डायरेक्ट कांटेक्ट से, जैसे खून, पसीना या उल्टी। जब लोगों ने मृतक के शरीर को धोया तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, और बस वहीं से ये वायरस एक ही झटके में कई और लोगों तक पहुंच गया। इस सब के बीच एक और ऐसी बड़ी चूक हुई जिसने आग में घी का काम किया। जब शुरुआती मरीज अस्पताल पहुंचे तो पता है क्या हुआ? उनकी मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव आई। ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल वहां की मेडिकल टीम उन टेस्ट किट्स का इस्तेमाल कर रही थी जो सिर्फ पुराने जायरे वेरिएंट को डिटेक्ट करने के लिए बनी थी। मतलब वो लोग एक ऐसे दुश्मन को ढूंढ रहे थे जो असल में वहां था ही नहीं। और इस टेस्टिंग ब्लाइंड स्पॉट की वजह से जब तक सही बुंदीबुग्यो वेरिएंट की पहचान होती, वायरस दबे पांव बिना किसी रोक टोक के कम्युनिटी में फैलता चला गया। आइए अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा जूम आउट करके रीजनल लेवल पर देखते हैं। इस आउटब्रेक को रोकना आखिर इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह वहाँ के ज़मीनी हालात हैं।
कॉन्गो का ये हिस्सा पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में नहीं है। वहाँ उग्रवादियों का कब्जा है, इल्लीगल माइग्रेंट्स का आना जाना लगा रहता है और सबसे बड़ी बात, वहाँ बड़े पैमाने पर इल्लीगल माइनिंग होती है। इन खदानों में काम करने के लिए पड़ोसी देशों से मजदूर आते हैं। अब आप खुद सोचिए, ऐसे अनस्टेबल और अनियंत्रित माहौल में किसी वायरस को ट्रैक करना या इन्फेक्टेड लोगों को आइसोलेट करना प्रैक्टिकली नामुमकिन सा हो जाता है। और यहीं पर आता है वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जिसने सच में दुनिया भर की नींद उड़ा दी। कांगो की खदानों में काम करने वाले कुछ मजदूर बॉर्डर क्रॉस करके पड़ोसी देश युगांडा पहुंच गए। 11 मई को युगांडा की कैपिटल कंपाला में बुंदी बुग्यो वेरिएंट के 2 मरीज मिले और 14 मई को उनमें से एक की जान चली गई। पहले जो वायरस सिर्फ एक छोटे से गांव तक सीमित था, उसने अब इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर लिया था और एक बहुत बड़े शहरी इलाके में एंट्री मार ली थी। ये एक बेहद खतरनाक शिफ्टिंग थी। कंपाला में वायरस का ये आना ही वो मेन ट्रिगर था जिसकी वजह से WHO को अचानक इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि कंपाला कोई आम शहर नहीं है, ये ईस्ट अफ्रीका का एक बहुत बड़ा ट्रेड हब है। यहाँ लगभग 25 अलग अलग देशों से लोग आते जाते रहते हैं। अगर ये वायरस कंपाला के लोकल लोगों से किसी इंटरनेशनल ट्रैवलर तक पहुँच गया तो सोचिए, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के जरिए इसको दुनिया की किसी भी कोने में पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? कुछ ही घंटे। और यही वो पॉइंट है जहां एक रीजनल प्रॉब्लम सीधे एक ग्लोबल थ्रेट बन जाती है। खैर, यहाँ एक चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है। जब हम बार बार ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी सुनते हैं तो इसका असल मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम पहले से ही किसी आउट ऑफ कंट्रोल पैंडेमिक के बीच में फंसे हुए हैं। पैंडेमिक का मतलब होता है जब सिचुएशन पूरी तरह हाथ से निकल जाए। उसके मुकाबले एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी दरअसल एक प्रिवेंटिव स्टेप है, एक तरह का ग्लोबल सायरन। ये दुनिया भर के देशों को बता रहा है कि भाई, इससे पहले कि वायरस बेकाबू हो, तुरंत अपनी रोकथाम की तैयारी शुरू कर दो। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका सबको डर है। क्या ये वायरस अफ्रीका के बाहर, मान लीजिए भारत जैसे घनी आबादी वाले देशों में फैल सकता है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि डायरेक्ट रिस्क अभी कम है, पर ध्यान रहे, ये रिस्क जीरो बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ा खतरा है आज की मॉडर्न एयर ट्रैवल। जरा सोचिए, कंपाला जैसे हब से कोई पैसेंजर एक लॉन्ग हॉल फ्लाइट लेता है। इबोला का इंक्यूबेशन पीरियड 21 दिनों तक का हो सकता है। मतलब इंसान इन्फेक्टेड हो सकता है और हफ्तों तक उसमें कोई भी लक्षण यानी सिम्टम्स नजर ही नहीं आएंगे। ऐसे एसिम्टोमैटिक ट्रैवलर्स एयरपोर्ट्स पर थर्मल स्कैनर्स के आगे से आराम से गुजर सकते हैं और दुनिया के किसी भी हिस्से में लैंड कर सकते हैं। अगर वहां पहुंचकर लोकल हेल्थ केयर सिस्टम इन्फेक्शन कंट्रोल में चूक जाता है तो ये छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़ा विस्फोट बन सकती है। हिस्ट्री हमें ये पहले ही सिखा चुकी है। तो अब इसे रोकने के लिए दुनिया कर क्या रही है? असल में काफ़ी स्ट्रिक्ट काउंटर मेजर्स ग्राउंड पर उतार दिए गए हैं। एयरपोर्ट्स पर अब पिछले 21 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री बहुत बारीकी से चेक की जा रही है ताकि पता चले कि कोई रेड जोन से तो नहीं आया। हेल्थ वर्कर्स के लिए एडवांस्ड PPE किट्स अनिवार्य कर दिए गए हैं। अंतिम संस्कार के नियम बदल दिए गए हैं। अब आखिरी रस्में आइसोलेशन में मेडिकल सुपरविजन के अंदर ही हो रही हैं। इसके अलावा सभी देशों के लिए WHO को सस्पिशियस केसेस रिपोर्ट करना मैंडेटरी कर दिया गया है। और हाँ, इस नए वेरिएंट के खिलाफ एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन्स की टेस्टिंग पर भी तेजी से काम चल रहा है। तो इन सभी फैक्ट्स और डेटा को देखने के बाद एक आखिरी बेहद ज़रूरी सवाल उठता है। क्या हमारी ये सुपर कनेक्टेड, तेजी से भागती मॉडर्न दुनिया किसी नए बॉर्डर क्रॉसिंग वायरस से निपटने के लिए सच में तैयार है? ये बुंदी बुगियो वेरिएंट का आउटब्रेक हमें एक बार फिर कड़ी चेतावनी देता है। दुनिया के किसी एक कोने में पैदा हुई बीमारी देखते ही देखते ग्लोबल क्राइसिस बन सकती है। इस विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल साफ है, सही वक्त पर टेस्टिंग, ग्लोबल लेवल पर कोऑपरेशन और तुरंत एक्शन लेना ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। ऐसी ही और डीप एनालिसिस और हेल्थ सिक्योरिटी से जुड़ी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।